हेलो बच्चों। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इसमें क्या है, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नाउ एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं। आपको लग रहा होगा ये बुक से डायरेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ, बट आई अश्योर कि आपको अच्छे से क्लियरली पूरा चैप्टर समझ में आएगा विद इन 40 टू 50 मिनट्स। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। वी हैव स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन प्रीवियस क्लासेस। ऑल दोज लाइफ प्रोसेसेस दैट इज न्यूट्रिशन मतलब जो हम खाना खाते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन मिल रहे हैं, उसे न्यूट्रिशन कहेंगे। रेस्पिरेशन, जो हम सांस ले रहे हैं उसकी वजह से हमारा खाना टूट रहा है, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है। नाउ एक्सक्रीशन, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है और एनएस के थ्रू बाहर निकल रहा है, इजेशन हो रहा है। नाउ सेंसेशन, जो हम बॉडी को टच कर रहे हैं उससे हमारे बॉडी को रिस्पॉन्स मिल रहा है कि किसी ने हमें टच किया, या फिर हॉट कोल्ड, ये सेंसेशंस है। एंड रिस्पॉन्स मीन्स हमें किसी ने गर्म पानी, हमारे ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया तो उससे हम हाथ झटकेंगे, पानी से धोएंगे, तो ये हमारा रिस्पॉन्स है, हमने उस पर रिस्पॉन्स किया हमारे बॉडी ने, एक्सेट्रा। ये सारी प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस। उसमें से एक प्रोसेस है हमारा रिप्रोडक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आर इसेंशियल टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। ये सारी प्रोसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। मेटाबॉलिज्म, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक बॉडी को अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। बिसाइड दीज लाइफ प्रोसेसेस, वन मोर लाइफ प्रोसेस occurs in living organism, that is reproduction. That is what? Reproduction. Okay, so however reproduction does not help the organism to remain alive, but it helps maintain the continuity of the life. देखो, reproduction ये एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को जिंदा रहने में हेल्प नहीं करता है, लेकिन लाइफ को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है रिप्रोडक्शन। ओके, ये कुछ प्रोसेसेस दिए लाइफ प्रोसेस, जैसे कि ये बडिंग है, ये ओवी पोजीशन है, मतलब एग का बाहर निकलना, और ये शायद जर्मिनेशन है, सीड जर्मिनेशन, और ये स्प्राउटिंग हो रही है यहाँ पर। ओके, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज बाय अर्लियर एग्जिस्टेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? री मतलब फिर से, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना। रिप्रोडक्शन मतलब एक इंडिविजुअल से, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज, नो, दैट इज रॉन्ग। एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बनेंगे क्या? नहीं। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनेगा ऑफ सेम स्पीशीज, ये बात याद रखनी है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक इंसान के बच्चे से ही दूसरा इंसान का बच्चा बनेगा। इंसान के बच्चे से कुत्ते का बच्चा बनेगा क्या? नहीं। मतलब सेम स्पीशीज का जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। मतलब ये जो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है वो सेम स्पीशीज पर ही सही मानी जाएगी। ओके, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस important character of living organism. It is also one of the various reason responsible for evolution. responsible for responsible for evolution. इवोल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है? रिप्रोडक्शन। ईच ऑर्गेनिज्म के लिए, ईच स्पीशीज के लिए, ईच स्पीशीज मतलब इंसान के बच्चे के लिए, डॉग, कैट और सारे एनिमल्स। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन अकर्स मेनली बाय टू मेथड्स। अब रिप्रोडक्शन दो मेथड से हो सकता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। अब सबसे पहले हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे? असेक्सुअल। अब असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बेसिक डिफरेंस है, वो है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स जो है, गैमेट्स
वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं. So asexual reproduction means process of formation of new organism by an organism of same species without involvement of gametes is called asexual reproduction. अब मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म तो बन रहा है सेम स्पीशीज का, अलग स्पीशीज का नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेम स्पीशीज. न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है सेम स्पीशीज का, लेकिन इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व है क्या? नहीं. गैमेट्स मीन्स व्हाट? जर्म सेल्स हमारे. कौन से? ओवम एंड स्पर्म. सो इसका इन्वॉल्वमेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता. As these reproduction does not involve union of two different gametes, the new organism has exact genetical similarity with reproducing organism. मतलब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, जेनेटिकली सिमिलर है असेक्सुअल. मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली सिमिलर आएंगे, मतलब जैसे पेरेंट दिखते हैं वैसे ही सेम ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म दिखेगा. लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनते हैं. जैसे हम अपने पेरेंट से डिफरेंट दिखते हैं, तो वो किससे हम बन रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. मतलब जहां पर गैमेट्स इन्वॉल्व है. असेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट क्या थे यहाँ पर? फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, और दूसरा पॉइंट है कि जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं. दिस इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन एंड इट अकर्स बाय माइटोटिक सेल डिविजन. अब यहाँ पर पेरेंट मेल पेरेंट की जरूरत है क्या? नहीं. यहाँ पर पेरेंट कौन बन रहे हैं? यूनिपेरेंटल, मतलब सिंगल पेरेंट से ये रिप्रोडक्शन हो रहा है. और ये कैसे होता है? माइटोटिकली डिविजन करके. माइटोटिक डिविजन होता है. यहाँ पर मियोसिस होता है क्या? नहीं, माइटोटिक डिविजन होता है. अब माइटोसिस मियोसिस आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा तो मेरा वन शॉट है 1 आवर का, उसमें देख सकते हो. एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज ड्रॉबैक. Absence of genetic recombination is drawback, whereas fast process is advantage of these reproduction. So asexual reproduction का ड्रॉबैक क्या है? मतलब इससे क्या अच्छी चीज नहीं हो रही है, वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है. जैसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तभी हमारा इवोल्यूशन होगा. हमने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था कि जेनेटिक इवोल्यूशन होगा कब? जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे जीन्स के, तभी हमारा इवोल्यूशन होगा. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, बट इसका एडवांटेज ये है कि ये फास्ट प्रोसेस है. ओके, सो ये हो गया हमारा. नाउ सेकेंड पेज. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. कौन से ऑर्गेनिज्म? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म. देखो, सिंगल सेल भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा. सिंगल सेल से कम ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं कहलाएगा, जैसे कि वायरस. बट एक सिंगल सेल, जो हमारा सिंगल सेल है, वो क्या कहलाएगा? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा. सो अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे. उसमें है हमारा पहला बाइनरी फिजन. क्या है? बाइनरी फिजन. अब बाइनरी फिजन क्या होगा? बाइनरी फिजन में 3 टाइप्स के फिजन है. सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? हमें एग्जाम में जब बाइनरी फिजन हम पूछेंगे, मतलब लिखेंगे, तब इतना थ्योरी नहीं लिखनी है, ये डायग्राम बनानी आनी चाहिए हमको. डायग्राम से और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा हमारा आंसर. सो ये एग्जाम्पल लर्न करके रखना है, इसमें कौन सा टाइप का हो रहा है, और डायग्राम सिंपल सी बनाए, जैसे मैं बना रही हूँ. ये इसे ऐसे दिखाना है, ऐसे सिंपल सी पेंसिल से ड्रॉ करना है. ओके, ज्यादा हमें इसको मतलब ड्राइंग जैसा नहीं करना है, डायरेक्ट बनाना है. और इसको भी ऐसे सिंपल से डायग्राम सीख लेनी है और बनाना है. तो ये तीनों टाइप की डायग्राम आप बनाओ और थ्योरी लिखो.
थियोरी कम भी होगी तो भी चलेगा, बट ये एग्जाम्पल पता होना चाहिए। प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। जो ये अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना है ये प्रोटिस्ट है, और ऐसा ही डिवीजन बैक्टीरियाज में भी होता है। एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सॉरी परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तो ये इनमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन। ओके, इन दिस प्रोसेस द पेरेंट्स डिवाइड टू फॉर्म टू सिमिलर, ओके डिसिमिलर नहीं, सिमिलर daughter cells. Binary fission occurs either by mitosis और amitosis. अब बाइनरी फिजन में माइटोसिस होगा या फिर एमाइटोसिस होगा। तो एमाइटोसिस में डायरेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, डायरेक्ट विदाउट एनी प्रोसेस, और माइटोसिस में क्या होता है, प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके, बट एमाइटोसिस में कोई प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती है, डायरेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, जैसे टूट जाना डायरेक्ट। ओके, सो ये समझ में आया कि एमाइटोसिस और माइटोसिस से बाइनरी फिजन होता है। अब एक्सेस ऑफ फिजन डिविजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट। अब प्लेन जो है हमारा, एक्सेस ऑफ फिजन डिविजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट। एक्सेस मतलब ये ट्रांसवर्स एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और विदाउट एक्सिस, ये जो है इसमें कोई एक्सिस है क्या, नहीं, इसमें कोई एक्सिस दिख रहा है क्या आपको, नहीं, इसमें कोई एक्सिस नहीं है, इसलिए ये सिंपल बाइनरी फिजन है। ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है। ट्रांसफर मतलब ऐसे वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है, मतलब वर्टिकल, ऐसे ऐसे डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है, यस। ओके, सो example amoeba divides in any plane due to lack of specific shape, hence it is called simple binary fission। इसका कोई शेप नहीं है, इसीलिए इसका कोई प्लेन भी नहीं है जहां से हम कट कर सके, इसलिए इसको रैंडमली हम कोई भी प्लेन से कट करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। नाउ पैरामीशियम डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये जो पैरामीशियम है ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन करता है, और जो हमारा यूग्लिना है ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करता है। बाइनरी फिजन इज यूजुअली परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट फूड मटेरियल। अब ये सारे जो डिविजन्स हो रहे हैं वो कौन से कंडीशन में हो रहे हैं, फेवरेबल कंडीशन, मतलब वहां पर अबंडेंट फूड मटेरियल है, मतलब न्यूट्रिशन, मतलब एनर्जी चाहिए हमको, उसके लिए न्यूट्रिशन लगेगा। सो न्यूट्रिशन है तभी हमारा ये डिविजन्स हो रहे हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हमारी अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं है, गैसेस प्रॉपर नहीं है, तो उस टाइम पर हमारी अनफेवरेबल कंडीशन होगी। सो तब हमारा दूसरा डिवीजन होगा, वो है मल्टीपल फिजन। अब ये मल्टीपल फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही हो रहा है। अभी ये हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही शुरू है। सो फर्स्ट था हमारा बाइनरी फिजन, सेकेंड इज मल्टीपल फिजन। अभी इसमें क्या होगा, एक सिस्ट बनेगा, उसमें जो हमारा सेल है, सेल के आजू बाजू सिस्ट बनेगा, और हमारे बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन होंगे पहले, और फिर सेल्यूलर डिवीजन भी हो जाएंगे। ऐसे हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मल्टीपल फिजन। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये जो सिस्ट है वो ब्रेक हो जाएगा, और इससे ये अमीबुले बोलते हैं इसको, अमीबुले, अमीबुले बाहर निकल जाएंगे और इंडिविजुअली ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये लाइंस रीड करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन इज परफॉर्म बाय अमीबा एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट, जैसे कि पैरामीशियम, यूग्लिना में भी हो सकता है। अमीबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए, स्टॉप नहीं, स्टार्ट,
Amoeba starts the formation of pseudopodia and thereby movements wherever there is lack of food or any other type of adverse condition. ये pseudopodia बनना start होता है. Pseudopodia means ऐसे random ऐसे ये बनेंगे कर्व्स, रैंडम कर्व्स बनेंगे और ये कर्व्स उसी साइड बनेंगे जहां पर अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब जहां पर लैक ऑफ फूड सब्सटेंसेस है, एडवर्स कंडीशन है, वहां पर ये सूडोपोडिया बनेंगे. इट बिकम्स राउंडेड एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये राउंड इट बिकम राउंड एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये राउंड राउंड बन जाएगा, ये राउंड राउंड बन जाएगा और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग तैयार करेगा. कहाँ पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब बाहर की जो सेल की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं उसको, उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा जिससे हम बोलेंगे सिस्ट. क्या बोलेंगे? सिस्ट. सच एनसिस्टेड अमीबा. एनसिस्टेड मतलब एनसिस्टिस मतलब सिस्ट ने इसे घेर लिया है, किसे? अमीबा को. और एनी अदर प्रोटिस्ट इज कॉल्ड सिस्ट. इसे हम क्या बोलेंगे? सिस्ट. मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन इन द सिस्ट. यहाँ पर मेनी न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे हैं, न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे हैं, बोला था मैंने. एंड इट फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिविजन. साइटोप्लाज्मिक डिविजन. thus many amoebulae आर फॉर्म. इसमें बहुत सारे अमीबुले बन गए. दे रिमेन एनसिस्टेड टिल देयर इज एडवर्स कंडीशन. जब तक सही कंडीशन नहीं आ जाती, सही अमाउंट ऑफ फूड और लिक्विड नहीं आ जाता, तब तक ये सिस्ट बना रहेगा. अगर फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगा, अमीबुले बाहर निकल जाएंगे और ये इंडिविजुअली ग्रो करेंगे. सिस्ट ब्रेक्स ओपन on arrival of favorable condition and many amoebulae are released. Understand? Yes. So ये डायग्राम है, ये मैंने वहां पर भी बनाई थी. ये हमारा है पेरेंट अमीबा, उसको घेर लिया है एक सिस्ट ने, प्रोटेक्टिव कवरिंग. उसके अंदर ये हमारे न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया. उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आई, यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन आई, तब हमारे अमीबुले क्या हो गए? रिलीज हो गए और ये इंडिविजुअली ग्रो करना स्टार्ट करेंगे. ओके. अब बडिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है. अब हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया, ये हमने कर लिया. उसके बाद हमें क्या दिखेगा? यू विल सी द ईस्ट सेल परफॉर्मिंग बडिंग. ये क्या है? ईस्ट में बडिंग हो रही है. ईस्ट क्या है? एक प्रोटिस्ट है. ओके. सो दैट इज अ स्मॉल बड कमिंग आउट ऑफ मेनी पेरेंट सेल्स. एक स्मॉल बड क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है. और ये इंटरनल है, देखो इंटरनल है ये ग्रोथ. Asexual reproduction occurs by budding in yeast or unicellular fungus. Sorry, ये प्रोटिस्ट नहीं है, ये फंगस है. सॉरी, वेरी सॉरी. पहले इसको प्रोटिस्ट माना जाता था, लेकिन नहीं, शायद ये ये फंगस है, हमारा फंगस है. और यूनिसेल्युलर फंगस, यूनिसेल्युलर है और फंगस है. ईस्ट cell produces two daughter nuclei by mitotic division so as to reproduce by budding. Yeast cell के क्या बन गए? दो न्यूक्लियाई. Yeast cell produces two daughter nuclei by mitotic divisions so as they reproduce budding. ये जो आउटग्रोथ हो रही है, ये पहले क्या होगा? न्यूक्लियाई बनेंगे, ये दो न्यूक्लियाई बनेंगे. ये हमारे दो न्यूक्लियाई बन गए. उसके बाद यहां से ब्रेक होगा तो दो सेल बन जाएंगे बाद में. दिस ईस्ट सेल कॉल्ड पेरेंट सेल. ये ईस्ट सेल को पेरेंट सेल बोला गया है. अ स्मॉल bulge appear on the surface of the parent cell. This bulge is actually called a bud. इसे हम क्या बोलेंगे? एक बड बोलेंगे. One of the two daughter nuclei enters this bud. इस बर्ड में एक न्यूक्लियाई चला जाएगा, ये वाला न्यूक्लियाई इसमें चला गया. आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ
bird separate from the parent cell and start live independently as a daughter yeast cell. ये bird separate हो जाएगा और एक independent yeast cell की तरह जिएगा. Okay. So asexual reproduction in asexual reproduction, एक सेकेंड, हाँ, हाँ, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या था? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग. इसके एग्जाम्पल क्या थे? बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना. मल्टीपल फिजन अमीबा और कई सारे प्रोटिस्ट, और यहाँ पर ईस्ट एक फंगस. ओके, ये सारे किस में थे? यूनिसेल्युलर में थे. अब हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम क्या देखेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ इसमें है फर्स्ट हमारा फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन इज नथिंग बट, यहाँ पर क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म रैंडमली टूट जाएगा और टूटेगा तो 2 या 3 भी बन सकते हैं उससे उसके फ्रेगमेंट्स, और वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह लीव करेगा. ओके, दिस टाइप ऑफ asexual reproduction occurs in multicellular organism. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है कौन सा? फ्रैगमेंटेशन. इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ parent organism breaks up into many fragments and each fragment start live as an individual new organism. ये एक फ्रैगमेंट ये 2 में टूट सकता है, 3 में भी टूट सकता है, 4 में भी टूट सकता है, 5 में भी टूट सकता है, और जितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करेंगे, लीव करेंगे. और इसका एग्जांपल क्या दिया है हमको? स्पायरोगायरा. ओके, so these type of reproduction occur in algae like Spirogyra and sponges like Cycon. Spirogyra and Cycon. Okay. Whenever there is plenty of water and nutrients are available to Spirogyra, its filament grow up very fast and break up into many fragments. जब न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब वाटर ज्यादा होता है, तब इसके फ्रैगमेंट्स भी ज्यादा बनते हैं और ये अच्छी तरीके से ग्रो करेगा. ऑफ कोर्स हमारी बॉडी को अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे, हम हेल्दी रहेंगे. ऑफ कोर्स ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट टू लीव इंडिपेंडेंटली एज अ न्यू स्पायरोगैरा फाइबर. हमने पहले ही बोल दिया कि ये इंडिविजुअली लीव करेंगे. इफ द बॉडी ऑफ साइकॉन ब्रेक्स up accidentally into fragments, each fragment develops into new साइकॉन. या accidentally टूट गया अगर साइकॉन, ये क्या है हमारा? स्पॉन्जेस. ये इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम में, पॉरीफेरेंस. सो ये इंडिविजुअली लीव करना स्टार्ट कर देगा. अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेकेंड इज रीजेनरेशन. रीजेनरेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है? री मतलब फिर से, जनरेशन मतलब जनरेट होना, प्रोड्यूस होना. ओके, सो यू मे नो दैट द wall lizard breaks up and discards some part of its cell in emergency. आपने कभी ना कभी लाइफ में ये देखा ही होगा कि जो हमारे घर में चिपकलियां होती है उसकी पूंछ कभी कभी गायब होती है, देखा होगा. सो पूंछ वो कब गायब करता है? इमरजेंसी कंडीशन में, मतलब जहाँ पर वो उसके पूंछ को चोट लग गई या फिर समथिंग. सो उस केस में वो अपनी पूंछ को काट देता है और कुछ दिनों बाद देखना फिर से उसकी पूंछ ग्रो हो जाती है. तो ये कैपेसिटी को बोलते हैं हम रीजनरेशन कैपेसिटी. सो डिस्कार्डेड पार्ट मतलब जो फेंका हुआ पार्ट है इज रीजनरेटेड आफ्टर अ पीरियड. वो फिर से ग्रो हो जाएगा. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड रीजनरेशन. ये लिमिटेड रीजनरेशन है. लिमिटेड मतलब अगर उसकी पूरे बॉडी को काट दिया तो रीजनरेट होगी क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. मतलब सिर्फ टेल को कट किया तो वो रीजनरेट होगी. इसीलिए इसको हम बोला है कि लिमिटेड रीजनरेशन होगा लिजार्ड के केस में. लेकिन हाउएवर अंडर
certain situation an animal planaria, which animal? Planaria animal, ये क्या करेगा? Breaks up its body into two parts and thereafter each part regenerates remaining part of body and thus two new individual planaria are formed. This is called regeneration. देखो ये जो लिमिटेड रिजनरेशन था उसमें कोई भी पार्ट काटने के बाद ये रिजनरेट नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा एक एनिमल है प्लानेरिया, प्लानेरिया, इसमें क्या होगा कि आप कोई भी पार्ट काट दो उसके बॉडी का फिर से रीजनरेट कर जाएगी पूरी होल बॉडी और एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनेगा. सो ये है रीजनरेशन ओरिजिनल. और जो हमने लिजार्ड के केस में देखा था वो है हमारा लिमिटेड रीजनरेशन. ओके, सो हमारी फर्स्ट प्रोसेस हो गई फ्रैगमेंटेशन, सेकेंड प्रोसेस हो गई रीजनरेशन. अब हम थर्ड प्रोसेस देखेंगे बडिंग. ओके, सो बडिंग में क्या होगा? वो हमारी जो बडिंग थी कौन सी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो इंटरनल बडिंग थी. अब ये आउटर बडिंग है. अब देखते हैं ये बडिंग कैसी है. इन केस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा दिस इज ऑल्सो अ एनिमल. ये एक प्लांट है क्या? नहीं, ये प्लांट ऐसा दिख रहा है लेकिन ये एक एनिमल है. Under favorable conditions at specific part of its body, an outgrowth is formed by repeated division of regenerative cell of the body wall. कौन से cells? Regenerative cells. बॉडी वॉल के जो रीजनरेटिव सेल्स है उन्होंने एक आउटग्रोथ स्टार्ट कर दी, उससे एक बर्ड बना. दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड अ बर्ड. ठीक है, बर्ड ग्रोज अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा. मतलब ये प्रोग्रेसिवली ग्रो कर रहा है और एक स्मॉल हाइड्रा इसने बना लिया. डर्मल लेयर एंड डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ द बडिंग हाइड्रा आर कंटिन्यूअसली विथ दोज ऑफ द पेरेंट सेल. डर्मल लेयर मतलब हमारी जो आउटर लेयर है ये. ओके, एंड डाइजेस्टिव कैविटी, जो इसके अंदर डाइजेस्टिव कैविटी है वो, ये दोनों बर्ड के साथ भी है और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के साथ भी है. बडिंग हाइड्रा आर कंटिन्यूटी विथ दोज ऑफ पेरेंट हाइड्रा ऑल्सो. पेरेंट हाइड्रा सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द बडिंग. इस जो पेरेंट हाइड्रा है ये इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे डॉटर हाइड्रा को. बडिंग हाइड्रा separates from parent hydra and start to lead an independent life when it grows up and becomes able to lead an independent life. Same process है, इसे एक आउटग्रोथ होगी, उसे न्यू हाइड्रा बनेगा और ये जब टूट जाएगा तो ये एक इंडिविजुअल हाइड्रा की तरह जिएगा. अब फोर्थ हमारी प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ये कौन सी वाली है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ, जैसे हमारा रिप्रोडक्शन ये हमारी पूरी बॉडी मतलब उसकी मेन बॉडी से हो रहा था, लेकिन ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, जो हमारी सीड है उससे नहीं होगा, उससे ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, उसके पार्ट्स अलग पार्ट से बनेगा. जैसे कि यहाँ पर पोटैटो स्टेम से बन रहा है, ये बन रहा है लीव से, ये रूट से. ठीक है, अब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. क्या क्या? हमारा रूट, स्टेम, लीव, बर्ड, इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पोटैटोज इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ आईज मतलब ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, इसे हम आईज बोलते हैं पोटैटो के. प्रेजेंट ऑन द ट्यूबर with the tuber, whereas in bryophyllum, this is bryophyllum, it perform with the help of birds present in the leaf margin. जो लीफ मार्जिन पे यहाँ पे बर्ड होते हैं उससे रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफिलम में. यहाँ पर आईज, जो पोटैटो के ऊपर आईज होते हैं उससे. और इन केस ऑफ प्लांट लाइक शुगर केन ग्रासेस,
sugarcane and grasses vegetative propagation occurs with the help of birds present on the nodules. जो ये हमारा शुगर केन है, इस पे जो यहाँ पर बर्ड्स होते हैं, इससे रिप्रोडक्शन होता है शुगर केन और ग्रासेस में. अब फिफ्थ प्रोसेस इज स्पोर फॉर्मेशन. यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है ब्रेड में. ये जो हमारा है ब्रेड, टेक अ पीस ऑफ वेट ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट इन अ ह्यूमिड प्लेस. इसको हमने गर्म वाली प्लेस में, ह्यूमिड वाली प्लेस में रख दिया है. फंगस विल ग्रो ऑन इट within 2 to 3 days. Observe the fungus under compound microscope and draw its diagram. Fungi like mucor. कौन सी फंगी? Like mucor and filamentous have filamentous body. म्यूकर के पास filamentous body होती है. कैसी बॉडी होती है? filamentous body. They have sporangia. They have sporangia. Sporangia ये reproductive organ है. Once the spores are formed, sporangia burst and spores are released. So ये spores germinate in the moist warm place, finally fungal colony. हाँ, so क्या स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, और जब वो बर्स्ट हो जाएगा स्पोरेंजियम, तो जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट करेंगे कहाँ पर? ब्रेड के ऊपर, और न्यू फंगल कॉलोनी डेवलप हो जाएगी. ये शेप है हमारे फंगस का. ये इसे हम राइजोइड्स बोलेंगे, राइजोइड्स. और ये हमारे हाइफी है, और ये स्पोर्स है, स्पोरेंजियम है. ठीक है. सो हमारी जो ये प्रोसेस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये इसमें थे हमारे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग. अब हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें हमने क्या क्या देखा? फ्रेगमेंटेशन, रिवाइज विथ मी. फ्रेगमेंटेशन देखा, देन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा, देन बडिंग भी देखा, देन हमारा स्पोर फॉर्मेशन एंड रीजेनरेशन. ठीक है. सो ये प्रोसेस हमने देखी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके. सो अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग मैंने आपको बताया कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, स्पर्म एंड ओवम. Sexual reproduction always occur with the help of two germ cells, that is sperm and ovum. Female gamete and male gamete are those two germ cells. हाँ, two main process occurs in sexual reproduction. First is gamete formation and second is fertilization. दो main process हो रही है sexual reproduction में. First is gamete formation and second is फर्टिलाइजेशन. अब गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है? मियोसिस से. मियोसिस एक सेल डिवीजन का पार्ट है, वो उससे ही हमारे जर्म सेल्स बनेंगे. गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस. मैंने ये पहले ही बोल दिया, मियोसिस से बन रहा है. एंड इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ. ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मेरा वन शॉट देख लेना. हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड. हैप्लॉइड गैमेट्स में एक बार बता देती हूँ कि जो मियोसिस में क्या होगा, ये जो सेल है हमारा 2n प्लॉइडिएज की, इससे हमारे 4 सेल बनेंगे जिनकी प्लॉइडी होगी n. मतलब 2n को हमने हाफ कर दिया, सो हमारा कितना बचा? n बचा. मतलब n हमारी प्लॉइडी बची. सो यहाँ पर यही बोला है कि इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज half. Hence haploid gametes are formed. Haploid means n और diploid means 2n. और सेकेंड प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? जब हमारा ओवम आएगा यूट्रस में,
नो, यूट्रस में क्या नहीं, फैलोपियन ट्यूब में। और हमारा स्पर्म ट्रैवल करेगा फैलोपियन ट्यूब में, जब वो फर्टिलाइज होंगे, कंबाइन होंगे, तब उसे हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहेंगे। सो अ डिप्लॉयड जाइगोट मतलब जब दो एन सेल हमारे बने, दो एन सेल बने, फर्टिलाइज हुए और हमारा एक जाइगोट बना जिसकी प्लॉइडी है 2n. So a diploid zygote 2n zygote is formed in the process by union of haploid male, haploid female and male gametes, haploid male and haploid female gametes. The zygote divides by mitosis. देखो यहाँ पर ये हमारे जो जर्म सेल्स है वो किससे डिवाइड हुए थे, मियोसिस से। लेकिन जो हमारा जाइगोट है 2n बन गया, अभी इससे हमें 2n ही बनाना है। सो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, माइटोसिस प्रोसेस। मतलब जाइगोट में हमारे कौन सी प्रोसेस होगी, माइटोसिस। जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। अब जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो बना, ये कौन सी प्रोसेस से बना, माइटोसिस से। The embryo develops to form a new individual. इससे एक इंसान बन जाएगा, मेल या फिर फीमेल। Two parents, that is male parent and female parent, are involved in these type of reproduction. यहाँ पर मेल पैरेंट और फीमेल पैरेंट होंगे। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट ऑफ मेल पैरेंट एंड फीमेल गैमेट ऑफ फीमेल पैरेंट होगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। ड्यू टू दिस न्यू इंडिविजुअल ऑलवेज हैव रिकम्बाइंड जीन्स, always have recombined genes, okay, of both parents. Hence the new individual shows similarity with parents for some character and has some character different than parents. जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें जैसे पेरेंट दिखता था वैसे ही डॉटर सेल दिखते थे, लेकिन हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनेंगे। मतलब कुछ सम कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स के जैसे दिखेंगे, सम कैरेक्टर्स डिफरेंट दिखेंगे पेरेंट्स से। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। अब मैंने बोला था कि इवोल्यूशन किससे होगा, जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की वजह से। मतलब हमारा जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग जो बन रहे हैं वो किस वजह से बन रहे हैं, जेनेटिक वेरिएशन से। अब जेनेटिक वेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट with the changing environment and thereby to maintain their existence. Genetic variation helps the organism to adjust with changing environment and thereby to maintain existence. Yes, changing environment पर genetic variation बहुत help करता है हमें, और उसी वजह से हमारा existence हम maintain कर सकते हैं। Due to this, plant or animal can save themselves from बीइंग एक्सटेंट। इसी वजह से हम आज एक्सटेंट नहीं हुए, मतलब हमारी जो स्पीशीज है वो खत्म नहीं हुई है। किस वजह से, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इससे क्वेश्चंस आता ही आता है एग्जाम्स में, ठीक है। अब पहले मैं ऐसे बता देती हूँ कि क्या होता है इसमें। हमारे दो टाइप के पार्ट्स होते हैं, एक इसेंशियल वॉल्स, एक नॉन इसेंशियल वॉल्स। नॉन इसेंशियल को बोलते हैं एसेसरी वॉल्स। सो इसेंशियल वॉल्स में आता है हमारा गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, और हमारे जो एसेसरी वॉल्स है इसमें हमारे आएगा कोरोला, कैलिक्स। ओके, सो ये रीड करते हैं। फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब ऐसे कौन से पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है हमारे प्लांट में, सो वो है फ्लावर। कौन सा पार्ट है, फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ फोर फ्लोरल वॉल्स एज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, अरेंज्ड इन सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर से अंदर तक ये अरेंज है। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड essential walls. Androecium and gynoecium are called essential walls. Okay, because they perform the function of reproduction, whereas calyx and corolla are called accessory walls.
ऐसा क्यों? बिकॉज दे रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर वर्ल्स, मतलब जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? एक्सेसरी वॉल्स। इससे इसीलिए हमने उसको नॉन इसेंशियल नहीं बोला, क्योंकि वो इसेंशियल है, प्रोटेक्शन इसेंशियल है। सो इसीलिए हम उसे एक्सेसरी वॉल बोलते हैं। मेंबर ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स। अब कैलिक्स ये पूरे ग्रुप को बोला जाता है, बट उसके एक मेंबर को, एक पार्ट को क्या बोला जाता है? सेपल्स। एंड दे आर ग्रीन कलर। इसका जनरली कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर। मेंबर्स ऑफ कोरोला, कोरोला उसके मेंबर्स क्या है? पेटल्स। इसके बहुत सारे कलर हो सकते हैं, बहुत सारे, पर्पल, वाइट, ब्लैक, रेड, पिंक, बहुत सारा। ठीक है, ये हो गया हमारी इतनी थियरी। अब अ फ्लावर इज कॉल्ड अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इफ एक फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल कब बोलेंगे? जिसमें मेल भी हो फीमेल भी हो, बाइसेक्सुअल। इफ बोथ वर्ल्स जैसे कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट इन वन फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें ही हम अभी रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? हिबिस्कस। इसका एग्जाम्पल क्या है? हिबिस्कस। ओके। अ फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। ऐसा कब होगा? जब एक फ्लावर में या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल। ठीक है। इफ एनी वन ऑफ द above mentioned two whorls is present in the flower, if only androecium is present it is called male flower, if only gynoecium present it is called female flower। ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं? फीमेल। ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं? पपया, पपया के फ्लावर्स। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ पपया के प्लांट्स में पपई नहीं लगती है, और कुछ पपया के प्लांट्स में पपया लगता है। तो जिसमें लगता है वो फीमेल फ्लावर, फीमेल प्लांट। ओके। यूनिसेक्सुअल का मीनिंग ये था। नाउ ओके, ये डायग्राम हो गया हमारा। अब मेनी फ्लावर्स हैव स्टॉक फॉर सपोर्ट। ये जो स्टॉक है हमारी, ये सपोर्ट के लिए होती है। इसको हम बोलते हैं पेडिसिल। क्या बोलेंगे? पेडिसिल। अब जिस फ्लावर्स में पेडिसिल प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे पेडिसिलेट फ्लावर, और जिस फ्लावर में पेडिसिल एब्सेंट है उसे हम बोलेंगे सेसाइल फ्लावर। क्या बोलेंगे? सेसाइल फ्लावर। ओके। एंड्रोशियम इज मेल वॉल। एंड्रोशियम ये मेल पार्ट है, और इसके इसके मेंबर्स को बोलेंगे हम स्टेमेंस। हम कैसे याद रख सकते कि एंड्रोशियम को स्टेमेन कहते हैं, सिंगल पार्ट को? सो यहाँ पर लिखा है मेंस, मेंस मतलब मेल। सो स्टेमेंस इज एंड्रोशियम। और गाइनोशियम के पार्ट्स क्या है? मेंबर्स को हम बोलेंगे कार्पेल्स, कार्पेल्स। ओके, कार्पेल्स। जहाँ पे मेल नहीं है वहां पर फीमेल। सो कार्पेल्स को, ये किसके मेंबर है? गाइनोशियम के। और स्टेमेन से किसके मेंबर है? एंड्रोशियम के। These may be separated or united. Ovary is present at basal end of the carpel। मतलब ये जो हमारा, ये एक हमारा कार्पेल है, ठीक है, ये हमारा कार्पेल है, एक मेंबर है। ये क्या है? हमारा कार्पेल। ओके। सो कार्पेल के अंदर क्या होगा? कार्पेल का एक पार्ट है ओवरी। ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ कार्पेल, अ हॉलो स्टाइल। ये जो हमारा स्टाइल है, ये हमारा स्टाइल दिख रहा है, स्टाइल, स्टिग्मा, ये हमारी ओवरी है। ये जो है हमारे ओव्यूल्स है इसके अंदर। ठीक है। comes up from the ovary. Stigma is present at the tip of the style. This ovary contains one or many ovules. एक ओव्यूल भी हो सकता है, बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल है। Embryo sac is formed in each ovule by meiosis. This is a very important line कि जो हमारी एम्ब्रियो सैक है उसमें
एम्ब्रियो सैक ये किसमें प्रेजेंट है? ओव्यूल्स में। और ये किससे बना है? हमारा मियोसिस से। किससे? मियोसिस से। ये क्या है? हमारा एम्ब्रियो सैक। व्हाट इज दैट? एम्ब्रियो सैक। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या बोला कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक है वो एक ओव्यूल के अंदर होगा, और एम्ब्रियो सैक किससे बनेगा? मियोसिस से। Each embryo sac consists of haploid egg cell and 2 haploid polar nuclei. So हम पार्ट्स देखते हैं अभी, फोकस ऑन दिस पार्ट। ओके, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, इसमें ये है 3 एंटीपोडल्स। क्या है ये? हमारे 3 एंटीपोडल्स। अब ये हमारे हैं पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, मेल गमेट, synergids, embryo sac. Okay, so polar nuclei, this is polar nuclei, this is antipodals, these are, ये है हमारा egg cell, ये हमारे synergids। synergids ये गाइड करते हैं हमारे मेल गमेट को, जो मेल गमेट आएंगे ना उसे। ओके, pollen grain from anther are transferred to the stigma। ये हमारा पोलन ग्रेन है, ये मेल एंथर से आया है। ठीक है, एंथर से आया है पोलन ग्रेन हमारे पास, और ये स्टिग्मा पर लैंड कर चुका है। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन क्या है? जहां से पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ मेल गमेट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट वाया विंड, या फिर कितने भी बायोटिक अबायोटिक एजेंट आ सकते हैं, उसे हम पॉलिनेशन कहेंगे। पॉलिनेशन अकर्स विथ द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट जैसे कि विंड, वाटर, एंड बायोटिक एजेंट जैसे कि इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। स्टिग्मा becomes sticky during pollination. Pollen germinate when they fall upon such sticky stigma, that is a long pollen tube, and 2 male gametes are formed। देखो, ये जब इस पे लैंड किया, यहाँ से एक पोलन ट्यूब निकलेगी, इसके अंदर ये जो मेल गैमेट है वो आ जाएंगे। द पोलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट। ये समझा? पोलन ट्यूब रीचेज द एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगी, इसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है। ओके, टिप वाया स्टाइल के वाया ये मेल गैमेट कहाँ तक पहुंचेंगे? एम्ब्रियो सैक तक। टिप ऑफ पोलन ट्यूब बर्स्ट, ये पोलन ट्यूब की जो टिप है ये बर्स्ट हो जाएगी, और जो हमारे मेल गैमेट है वो किसके अंदर चले जाएंगे? एम्ब्रियो सैक के अंदर। एंड द 2 मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इन एम्ब्रियो सैक। 1 मेल गैमेट यूनाइट्स विथ ईच एग सेल to form zygote. This is fertilization. Second male gamete unites with pollen nuclei and endosperm is formed. As 2 nuclei participate in this process is called double fertilization. So एक male gamete किससे fertilize होगा? egg cell से, जो कहलाएगा zygote, और दूसरा जो मेल गैमेट था वो पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होगा, और हमारा क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। सो यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। और ट्रिपल फ्यूजन हम कब क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई है और उसके साथ एक मेल गैमेट फर्टिलाइज हो रहा है, इसीलिए ट्रिपल फ्यूजन इसको बोला जाता है। 1 2 3 1 2 और ये एग वाला 3। अंडरस्टैंड? ओके, सो नेक्स्ट थियोरी। हाँ, इसके नीचे तो नहीं है थियोरी। ये डायग्राम समझ गई ना? ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, ये इसके अंदर हमारा एम्ब्रियो सैक बन रहा है। ठीक है, किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। मतलब हमारा ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है। मतलब ये जो पार्ट है ना, ये ओव्यूल के अंदर है, ओवरी के अंदर है क्या? नहीं।
ये पार्ट किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर, ओके। ओवरी के अंदर नहीं, ओवरी के अंदर भी है ऑफ कोर्स, बट ओव्यूल के अंदर है। ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स। जो हमारा, ये जो हमारा ओवरी है, इसके अंदर हमारा ओव्यूल था, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक था। सो ये जो ओवरी है ये क्या बनेगा? ये बनेगी सीड, और ये जो ओवरी थी, ओव्यूल बनेगी सीड और ओवरी बनेगी फ्रूट। अंडरस्टैंड? Seeds fall upon the ground when fruit breaks and they germinate in the soil under favorable condition. जब फ्रूट गिर जाते हैं तो उसमें से सीड निकलती है, वो फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट हो जाती है. Zygote develops at the cost of food stored in the endosperm seed and thus a new plantlet is formed. This is called seed germination. और देखो, जो हमारा न्यूट्रिशन ये किसमें स्टोर था? एंडोस्पर्म में. एंडोस्पर्म क्या है? हमारा जो न्यूक्लिया था, पोलर न्यूक्लियस, उसमें उसमें फर्टिलाइज होकर जो बना था वो है एंडोस्पर्म. सो उसमें क्या था? हमारा फूड स्टोर था, और उसी को लेकर हमारा जो जाइगोट है सीड के अंदर, वो उससे प्लांटलेट निकलेगी न्यू, और सीड क्या हो जाएगी? जर्मिनेशन, मतलब सीड जर्मिनेशन हो जाएगा. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सीड जर्मिनेशन. ओके, सो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो चुका है इस चैप्टर का. अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. हम में कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? सो सब लोग पानी पी लो, मैं भी पी रही हूँ. ओके, सो अभी हम आ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फीमेल और मेल पार्ट्स को पढ़ना. तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके. सो इसके डायग्राम सबसे पहले देखते हैं. सो ये हमारा जो पार्ट है, ये हमारे बॉडी के बाहर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये ह्यूमन मेल के बॉडी के बाहर होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. किसका? ह्यूमन मेल का. फीमेल की इसमें बॉडी के अंदर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल. सो ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर, मतलब ये किसका पार्ट है? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का. सॉरी, हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है हमारा यूरिनरी ब्लैडर. और ये जो हमारा पार्ट है ये इसका है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ऑफ कोर्स. सो ये जो पार्ट्स हैं हमको इसको डिटेल में पढ़ना है. सो ये हमारा पेनिस है, इसके अंदर से ये जो है ये यूरिनो जेनाइटल डक्ट है. अब इसको यूरिनो जेनाइटल डक्ट क्यों बोला गया है, इसको पढ़ते हैं. ठीक है, यूरिनो जेनाइटल डक्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि इस ट्यूब से यूरिन भी पास होगा, मतलब हम जो वॉशरूम जाते हैं वो, और जेनेटल डक्ट क्यों बोला है इसे? क्योंकि यहाँ से स्पर्म भी ट्रैवल करेंगे. स्पर्म, सीमन भी हमारा ट्रैवल करेगा, मतलब जो जिस मेल जर्म सेल्स जो है हमारे वो ट्रैवल करेंगे यहाँ से. ठीक है. सो ये कुछ ग्लैंड्स है इसमें जो हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन भी देती है, लुब्रिकेशन भी देती है, मतलब ट्रैवल करने में हेल्प करती है. सो ये है हमारी एपिडिडमिस. ये हमारा है टेस्टिस. ये टेस्टिस है, ये हमारा एपिडिडमिस, ये हमारा एपिडिडमिस है. ये हमारा पूरा स्क्रॉटम है, ये भी बॉडी के बाहर होता है. यूरिनोजेनिटल डक्ट, पेनिस. ये हमारी ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड. ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है, हार्ट शेप, इन्वर्टेड हार्ट शेप. ये
कॉपर्स ग्लैंड है, ये सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड है जो ब्लू कलर की है, और ये है हमारी यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो कॉमन आ रही है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। ठीक है, ये पार्ट समझ गए हम। अब इसको थियोरी पढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। टेस्टिस, ये जो हमारी डक्ट्स हैं, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं इसे, डक्ट्स, ये वाली डक्ट, ये सारी डक्ट्स, इजैकुलेटरी डक्ट, और हमारी ग्लैंड्स, दिस कौन से ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। ओके, टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम। टेस्टिस किसके अंदर है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मैंने क्या कहा, बॉडी के बाहर है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस कंटेन न्यूमरस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये डायग्राम मैंने दिया है। जो हमारी टेस्टिस के अंदर क्या है, न्यूमरस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही हमारा क्या बनता है, स्पर्म्स। जर्माइनल एपिथेलियम प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल्स डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। जो हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, ये क्रॉस सेक्शन दिखा है, ये ट्यूब है, इसके अंदर हमारे क्या है, जर्माइनल एपिथेलियम है। क्या है, जर्माइनल एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम। इससे हमारे डिवीजन होके, कौन सा डिवीजन होगा ये भी इंपॉर्टेंट है, मियोसिस डिवीजन होकर क्या बन रहा है, हमारे स्पर्म्स बन रहे हैं। ओके, और ये एक ट्यूब है, ये किसके अंदर है, हमारे टेस्टिस के अंदर। ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ये किसके अंदर है, हमारे टेस्टिस के अंदर। ओके, those sperms are sent forward through various tubules, मतलब ये इसके अंदर और भी ट्यूब्यूल्स है, बट आपको इसका नाम जानने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्यूब्यूल्स ट्रेवल करेगी उस ट्यूब्स के थ्रू। सीक्वेंस ऑफ दोस ट्यूब्स is as rete testis, vas efferens, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct and urinogenital duct। ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। क्या था हमारा सीक्वेंस, रिटी टेस्टिस, रिटे टेस्टिस, समझा। ओके, रेटी टेस्टिस, वास इफ्रेंसेस, वास डिफरेंस, दूसरा है। ओके, वास इफ्रेंस, वास इफ्रेंस, एपिडिडमिस, 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 देन वास डिफरेंस होगा हमारा। ओके, वास डिफरेंस एंड इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट। ओके, vas difference, ejaculatory duct and urinogenital duct। ओके, सो ये याद रहना चाहिए, रिटे टेस्टिस, vas efferens, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct and urinogenital duct। okay, urinogenital duct। so as sperm are pushed towards one duct to next, they become mature and able to fertilize। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे, जो हमारे इसका जो सिक्रीशन है ना, मैंने बोला था इसका ग्लैंड्स का सिक्रीशन, वो उसको और मैच्योर करेंगे, उसको और न्यूट्रिशन देंगे। ठीक है, नाउ seminal vesicle secretes their secretion in ejaculatory duct, whereas prostate glands and Copper's glands secretes their secretion in urinogenital duct। मतलब ये जो हमारे जो सेमिनल वेसाइकल और ये है सेमिनल वेसाइकल, ये अपनी सिक्रीशन कौन से डक्ट में डालेगी, यूरिनोजेनिटल डक्ट में, सॉरी इजैक्यूलेटरी डक्ट में। और हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और कॉपर्स ग्लैंड है, वो सिक्रीशन कहाँ डालेगी, यूरिनोजेनिटल डक्ट्स में। सीमन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पर्म एंड सिक्रीशन, ऑल
of all these glands. So हमारा ये कैसे बन रहा है? Semen is equal to sperms plus secretions. Okay. Okay. So semen is ejaculated out through penis. अब जो सीमन है, जब हमारा सीमन कॉप्यूलेट करेगा, कॉप्यूलेट मतलब अंदर जाएगा वजाइना में, तब जब जब इजैक्यूलेट करेगा स्पर्म फीमेल ट्रैक्ट में, उसे हम इजैक्यूलेशन कहते हैं, पेनिस के थ्रू होगा वो. ठीक है, ये हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. क्या? पेनिस, मेल ऑर्गन. All these organs of male reproductive system are paired except urinogenital duct, prostate gland, penis and scrotum. सारे के सारे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो पेयर में है. क्या है? पेयर में है, मतलब दो दो के पेयर में है. एक्सेप्ट यूरिनोजेनिटल डक्ट सिंगल है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, पेनिस एंड स्क्रोटम सिंगल है. जो स्क्रोटम है वो सिंगल है, हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, और हमारा पेनिस सिंगल है, और यूरिनोजेनिटल डक्ट सिंगल है. ठीक है, अब आ गए हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये काफी सिंपल सा है. सो यहाँ पर हमारा क्या क्या आते हैं? रिप्रोडक्टिव फीमेल पार्ट्स, ओवरी, दिस इज ओविडक्ट, जिसे ही हम क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब. और ये हमारी यूट्रस की बॉडी है, ये हमारा वजाइना है. अंडरस्टैंड? So all organs of female reproductive system are in abdominal cavity. मतलब abdominal जो हमारा बेली वाला पार्ट है उसके अंदर है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब बॉडी के अंदर है. It includes a pair of ovaries. ovaries पेयर है, दो है. A pair of oviduct, fallopian tube दो है. A single uterus and single vagina. Besides a pair of Bartholin glands is also present. इसके अंदर एक ग्लैंड होती है Bartholin's gland, ये आपको ऐसे ही याद रखना है. Generally every month an ovum is released in abdominal cavity alternately each ovary. So हर मंथ में ऑल्टरनेटली एक ओवम रिलीज होगा. एग जो फीमेल गैमिट है वो रिलीज होगा ओवरी से. मतलब इस मंथ में इस ओवरी से निकला तो उसके सेकंड मंथ में इस ओवरी से निकलेगा, उसके थर्ड मंथ में एंड उसके फोर्थ मंथ में इस ओवरी से. अंडरस्टैंड? तो ओवरी से एक ओवम निकलेगा जो किसके थ्रू ट्रैवल करेगा? फैलोपियन ट्यूब के थ्रू. फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करेगा. किसके थ्रू? फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करेगा. ठीक है, क्या? ओवम. ओके, सो फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट इज फनल लाइक. ये जो एंड है ये कैसे है? फनल शेप. एंड ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट. एक ओपनिंग प्रेजेंट है इसके सेंटर में, मतलब ये ऐसा इसके अंदर एक ओपनिंग है. oocyte enters the oviduct through the opening. इस ओपनिंग के थ्रू ये हमारा ट्रैवल करेगा ओवम. cilia are present on the inner surface of the oviduct. इसके अंदर सीलिया है, ऐसे ऐसे क्या है? सीलिया है, उसके थ्रू ब्रश जैसे सीलिया रहते हैं, वो ओवम को ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो हमारा ओवम है वो खुद से ट्रैवल नहीं कर सकता. तो ये जो हेयर्स है, हेयर्स लाइक प्रोजेक्शंस, वो उसको ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं यहाँ तक. cilia are present on the inner surface of the oviduct. This cilia push the oocyte towards the uterus. पुश करता है cilia. ठीक है, अब गैमेट कैसे बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गैमेट बनता कैसे? ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे. ओके, सो गैमेट फॉर्मेशन ये कैसा होगा? Both gametes, that is sperm and ovum, are formed by meiosis. किसके थ्रू बनेगा? meiosis के थ्रू. मैंने पहले ही बताया चैप्टर के स्टार्टिंग में कि meiosis एक सेल डिवीजन का पार्ट है, उससे हमारे gametes बनते हैं, germ cells बनते हैं, sperm and ovum. Sperm are produced in testes.
स्पर्म किस में बनते हैं? टेस्टिस में। हाँ, ये टेस्टिस में भी कहाँ पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हमने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ऑल ऑफ मैन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मैच्योर प्यूबर्टी टिल डेथ। सो मैन में जो स्पर्म बनना कब स्टार्ट होंगे? प्यूबर्टी में, मतलब 11 to 15 की एज में। हाउएवर इन केस ऑफ फीमेल ऐसा नहीं होता। जब फीमेल का बर्थ होता है तब ही 2 to 4 मिलियन इमैच्योर oocyte बन जाते हैं फीमेल की, उस फीमेल की ओवरीज में बन चुके होते हैं। कब? जब बर्थ होता है। लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं होता। मेल्स में कब बनना स्टार्ट होते हैं? प्यूबर्टी में। अंडरस्टैंड? ओके, सो इन ओवरीज ऑफ फीमेल oocyte, फीटस मतलब जब हम बच्चे होते हैं तभी। इन oocyte, an oocyte matures and is released from ovary every month from the beginning of maturity of the age of menopause approximately 45 years। देखो, हमारे बॉडी में जब हम बच्चे होते हैं, फीमेल चाइल्ड जब बच्चे होती है, तब उसके बॉडी में ओवरी में ऑलरेडी 2 to 4 मिलियन इमैच्योर oocyte होते हैं प्रेजेंट। उसके बाद जब प्यूबर्टी आती है, जब हार्मोन पीक पर होते हैं, तब ये होता है हमारा, स्टार्ट होता है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी स्टार्ट होती है। तो तब जो ओवरी है उसमें जो फॉलिकल्स है, oocyte है, वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। मिनार्क हम बोले उसको। मिनार्क मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मैच्योरिटी अप द एज ऑफ मेनोपॉज। और ये साइकिल खत्म भी होती है कब? 45 की एज में। मतलब जो हमारी ह्यूमन फीमेल है वो लाइफ टाइम रिप्रोड्यूस कर सकती है क्या? नहीं, वो सिर्फ एक लिमिटेड एज तक रिप्रोड्यूस कर सकती है। Menopause is stoppage of functioning of female reproductive organ at the age of 45 to 50 years. Secretion of hormone controlling the function of female reproductive system either stop or becomes irregular. This cause the menopause. ठीक है, तो मतलब जो हमारे हॉर्मोन्स है वो प्रॉपरली काम नहीं करते, इसके वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक तो पूरा बंद हो जाता है या फिर जो साइकिल है वो इरेग्युलर हो जाती है। इससे हमारे बॉडी में, फीमेल की बॉडी में मेनोपॉज आ जाता है, मतलब स्टॉपेज ऑफ पीरियड्स, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ फर्टिलाइजेशन कैसा होगा अब देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये लाइन डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। Formation of zygote by union of sperm and ovum is called fertilization. Fertilization is internal in humans. इंटरनल होती है, मतलब अंदर होती है, बॉडी के बाहर भी होती है किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, बट ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर। सीमेन इज इजैकुलेटेड इन वजाइना ड्यूरिंग कॉप्युलेशन। कॉप्युलेशन एक ऐसी एक्ट है, ऐसी एक्शन है जहां पर जो पेनिस है वो वजाइना के अंदर जाता है एंड उसमें वजाइना के अंदर जो सीमन वो डालता है उसे हम बोलेंगे इजैक्यूलेशन प्रोसेस। कॉप्युलेशन प्रोसेस इज सिंपल एंटर ऑफ पेनिस इनटू वजाइना, और इजैक्यूलेशन मीन्स सीमन इज रिलीज्ड इनटू वजाइना। Sperms in the number of few millions start their journey by the root of vagina, uterus, oviduct. One of those few millions fertilize. Okay, तो क्या होता है, बॉडी के अंदर सीमन आ चुके हैं, तो स्पर्म ट्रैवल करेंगे कहाँ से? स्पर्म यहाँ से आ चुके हैं, स्पर्म ट्रैवल करेंगे यूट्रस में, फिर ओविडक्ट में, और यहाँ पर आकर इसे ओवम मिलेगा, और ओवम के अंदर ये इतने सारे स्पर्म्स में से कोई भी एक स्पर्म एंट्री करेगा ओवम के अंदर। ओके, एंट्री करेगा ओवम के अंदर, और उसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन उसको नहीं बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन तब बोलेंगे हम जब फर्टिलाइज होने के बाद जब यूट्रस में आकर यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तब हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी अप टू मेनोपॉज 10 to 17 years of age,
up to 45 years. An ovum is released every month from the ovary. Out of 2.2 to 4 million oocytes, approximately 400 oocytes are released up to the age of menopause. Remaining oocytes are degenerate. मतलब इतने हमारे बर्थ के टाइम 2 to 4 मिलियन oocytes थे, लेकिन जब से हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं और जब एंड होते हैं उसके बीच में सिर्फ कितने ओवम खर्च होते हैं हमारे 400 oocytes. बाकी सब के सब डीजनरेट हो जाते हैं मेनोपॉज तक, मतलब पीरियड एंड होने तक. अंडरस्टैंड? और ये जो है ना डीजनरेशन, इसे एट्रीशिया बोलते हैं, एट्रीशिया. ओके, सो फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ? ये हमारा ओवम है, इसके अंदर स्पर्म्स जा रहे हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी एक स्पर्म इसके अंदर एंट्री करेगा और जाइगोट बन जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है. ठीक है. अब डेवलपमेंट एंड बर्थ. अब बच्चों का डेवलपमेंट 4 वीक से 36 वीक तक, मतलब पूरे कितने मंथ्स है? 9 मंथ्स. ओके, 36 वीक्स है, डेज नहीं है. द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जो जाइगोट बना है इन ओविडक्ट. कहाँ पर बनेगा ये? ओविडक्ट में. कहाँ पर? ओविडक्ट. ये जो ओविडक्ट है हमारी, यहाँ पर एम्ब्रियो बना. उसके बाद अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स. कौन से डिविजन्स? माइटोटिक डिविजन्स. एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म. क्या बना हमारा? एम्ब्रियो बना. मतलब जाइगोट डेवलप होकर क्या बनता है? एम्ब्रियो. मीनवाइल इट पुशेस टुवर्ड्स यूट्रस. ये यूट्रस में ट्रैवल करेगा, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना और एम्ब्रियो बनते बनते वो कहाँ पे आ गया? हमारे यूट्रस में आ चुका है. ठीक है. और once it reaches the uterus it is implanted and further development occurs after implantation. implantation मतलब जो हमारा बच्चा बन गया है, मतलब जो एम्ब्रियो बन चुका है, वो एंटर कर लेगा कहाँ पर? हमारी यूट्रस में. एंड ऑर्गन कॉल्ड प्लासेंटा इज फॉर्म्ड फॉर सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल्स ड्यूरिंग द ग्रोथ इन यूट्रस. मतलब जैसा ये हमारा यूट्रस है, इसमें ये हमारा फंडस है. सो यहाँ पर ऐसे विलाय बनेंगे जो बच्चे को कैरी करेंगे, जो हमारे बच्चे को कैरी करेंगे, और इसे हम बोलेंगे प्लासेंटा. ठीक है. इज फॉर्म्ड फॉर सप्लाई ऑफ फूड. यहाँ से हमें क्या हेल्प मिलेगी? फूड मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेंगे. किसे? बच्चे को, इस बच्चे को. ठीक है. supply material during the growth in uterus. Embryonic development is completed approximately within 9 months after fertilization. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, जो बच्चे का डेवलपमेंट है, वो कितने मंथ्स तक होता है? 9 मंथ्स. ओके, सो अभी हम ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं. हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक. उसके बाद ट्विंस, वो सब है, IVF. ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकता है, MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब साइकिल का मीनिंग क्या है? साइकिल का मीनिंग ऐसा है कि जहां से स्टार्ट हुई है वहां से वो वापस आएगी. ठीक है. और मेंस्ट्रुअल मतलब मेंसेस. मेंसेस मतलब जो हमें ब्लीडिंग हो रही है फीमेल्स में, जो सारे ऑलमोस्ट सारे फीमेल्स में होती है, एक्सेप्शन है उसके, सब चीज़ के एक्सेप्शन होते हैं. तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो हो रही है, जो फीमेल्स में हर मंथ में हो रही है, और इसीलिए हर मंथ में हो रही है, इसीलिए हम उसको साइकिल बोलेंगे. अब क्या होता है, यहाँ पर कुछ हार्मोनल एक्शंस होते हैं प्यूबर्टी में. प्यूबर्टी में जो हार्मोन का पीक होता है, उससे हमारी बॉडी में ओवम रिलीज होता है. हमारी बॉडी मतलब अब मैच्योर है प्रेगनेंसी करने के लिए. मतलब 9 मंथ्स का जो बच्चा है उसको पालने के लिए हमारी बॉडी रेडी है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है. और तब हमारी बॉडी रेडी है, बट कुछ उसमें हॉर्मोन्स हैं जो हमारे साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं. मतलब
अलग अलग डेज पे हमारी जो यूट्रस का सीन है वो डिफरेंट होगा। सो और हमारी बॉडी हर मंथ ओवम रिलीज कर रही है, बट जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तब हमारी जो वॉल है, कौन सी यूट्रस की वॉल जो बन चुकी है प्रोटेक्शन देने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए बच्चे के, वो झड़ चुकी है, झड़ जाती है जब प्रेगनेंसी नहीं होती है। और इसी ब्लीडिंग को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस और पीरियड्स। और ये हर मंथ में हो रही है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। बस यही इसका पूरा क्रक्स है, जिससे पूरी समरी यही है। अब हम सिर्फ रीड करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, बस रीड कर रहे हैं, ठीक है। Female reproductive system undergoes some changes at puberty and those changes repeat at interval of 28 to 30 days। मतलब 28 to 30 days में जो साइकिल हो रही है हमारी, उसे ये कब स्टार्ट होगी, प्यूबर्टी में स्टार्ट होगी, और सारे जो चेंजेस है वो 28 टू 30 डेज के इंटरवल में होगी। दिस रिपीटेड चेंजेस आर कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। बोला जो चेंजेस हो रहे हैं वो साइक्लिक है, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई अलग सी प्रोसेस नहीं है कि जिसको हम बुरा माने, जिससे घिन करें हम, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। कंट्रोल बाय 4 हॉर्मोन्स। कौन से हॉर्मोन्स? FSH, LH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये जो दोनों हार्मोन है, ये कहाँ से निकल रहे हैं? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये जो दोनों हार्मोन है ये कहाँ से निकल रहे हैं? ओवरी से। अंडरस्टैंड? यस। सो those are 4 hormones are follicle stimulating hormone FSH, luteinizing hormone LH, estrogen and progesterone। FSH क्या करता है? जो हमारे ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स है उसे स्टिम्युलेट करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है? ओव्यूलेशन करता है, मतलब फॉलिकल के अंदर जो एग है उसे बाहर निकालता है। ईस्ट्रोजन हमारे यूट्रस की लाइनिंग को बिल्ड करना स्टार्ट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन उसे मेंटेन करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। अंडरस्टैंड? एक बार का पूरा एक्शन हो गया। वन of the several follicles in ovary starts to develop along with the oocyte present in it। One of the several follicles in the ovary starts developing। जो एक हमारा फॉलिकल है, एक फॉलिकल वो स्टार्ट करता है डेवलप करना, undergoes the effect of अंडर द इफेक्ट ऑफ, मतलब FSH क्या करेगा? हमारी फॉलिकल को स्टिम्युलेट करेगा, ग्रो करना स्टार्ट होगा। मतलब हमारा अब फॉलिकल क्या हो चुका है? ग्रो करना, मैच्योर होना स्टार्ट हो चुका है। ओके। दिस डेवलपिंग फॉलिकल सिक्रेट्स एस्ट्रोजन। जैसे जैसे वो फॉलिकल बड़ा होगा, क्या सिक्रेट होगा? ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन से क्या हो रहा है? हमारी वॉल्स बढ़ना स्टार्ट हो रही है, दिख रहा है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो रही है। इसको दूसरा कलर लेते हैं, यहाँ पे रेड रेड ज्यादा हो जाएगा। ओके, ओके। सो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस स्टार्ट्स डेवलपिंग। देखो ईस्ट्रोजन के एक्शन से एंडोमेट्रियम, इसको क्या बोलते हैं हम? एंडोमेट्रियम वॉल। सो ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, किसके लिए? बच्चे को कैरी करने के लिए, ठीक है। और रीजनरेट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट साइकिल अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। देखो यहाँ पे भी थी, बट ये रीजनरेट हो रही है। Meanwhile, developing follicles completes its development, it burst under the effect of luteinizing hormone and oocyte is released। और देखो यहाँ पर ये डेवलप हो रहा है और इससे ईस्ट्रोजन निकल रहा है और निकलते जा रहा है। इससे क्या होगा? हमारी वॉल्स बढ़ना स्टार्ट हो गई है, बट एक टाइम आया कि ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अभी, ठीक है। और हमारे बॉडी से पिट्यूटरी से LH हार्मोन आ चुका है अब, ठीक है। पहले क्या आया था? FH आया था यहाँ पे, FSH। अब LH आ चुका है, उससे क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन मतलब ये जो हमारा फॉलिकल था, इससे हमारा एग रिलीज हो चुका है। क्या हो चुका है? एग रिलीज।
अब ये एग कहा जाएगा हमारे फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, अंडरस्टैंड, ओके, हाँ फैलोपियन ट्यूब में जाएगा ओव्यूलेशन। बट ये जो हमारा कॉर्पस, ये जो हमारा फॉलिकल बच गया है वो कहाँ पे है, हमारे ओवरी में ही है अभी तक, ठीक है, वो ओवेरी में ही रहता है, बट बस ये हमारा जो ओवम है वो ट्रैवल करता है ओविडक्ट में। सो दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मीनिंग क्या है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द फॉलिकल। रिमेनिंग टिश्यू, ये जो बच गया है टिश्यू ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल्स फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम, इससे ये बन के क्या बन गया हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। अभी कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और ईस्ट्रोजन हार्मोन भी करता है थोड़े देर बाद, जब प्रेगनेंसी होगी तब ईस्ट्रोजन हार्मोन भी सिक्रेट करेगा, नहीं तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स टू सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। अब ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड सिक्रेट देयर सिक्रीशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ओके। तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या कर, इस प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों, क्योंकि ये मेंटेन करता है हमारी वॉल को। तो ये देखो यहाँ पर डेवलप हो चुके हैं हमारे वेसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ओके। सो यहाँ पर जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन आ चुका है उसकी वजह से हमारे एंडोमेट्रियम से कुछ सिक्रीट होगा। क्या सिक्रीट होगा, न्यूट्रिशन और ग्लाइकोजन। ये आपको याद नहीं रखना है, फिर भी बता रही हूँ कि यहाँ से न्यूट्रिशन निकलेगा। न्यूट्रिशन क्यों निकल रहा है, क्योंकि हाँ आगे जाकर हमारे बॉडी में एक बच्चा आ सकता है, एक ऑर्गेनिज्म, मतलब लाइव ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आ सकता है, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए ये वॉल सिक्रीट करती है न्यूट्रिशन और ग्लाइकोजन, ठीक है। सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ये ऐसा क्यों कर रही है हमारी वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल, क्योंकि इम्प्लांटेशन होगा एम्ब्रियो का। और ये वॉल हमारी क्या है, ये हमारा यूट्रस है, ओके, ये यूट्रस की वॉल है, ये हमारा यूटेरस है, ये हमारा यूट्रस है, दिख रहा है ऐसे, यूट्रस है, इसकी वॉल ये बड़ी हो रही है, ठीक है, ओके। सो ये हो गई हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये पीरियड है हमारे 1 to 5 डेज तक पीरियड चलेंगे। देन पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल, ये होगा हमारा 5 to 14 डेज। 14 डेज पीक होता है LH का, LH हार्मोन का, LH सर्ज कहते हैं जिसे, वो 14 डे पर होता है, इसे ओव्यूलेशन पीरियड कहते हैं। देन पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स इन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में जो ग्लैंड्स बन चुकी है उससे सिक्रीशन का फेज होता है 16 to 28। और जब जब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या हुआ, हाँ तो जब प्रेगनेंसी नहीं हुई तब क्या हुआ, जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो डिक्रीज हो गया। उससे क्या हो गया, हमारी बॉडी को इंडिकेशन गया कि प्रेगनेंसी नहीं हुई और यूटेरस का अभी हमें शेड करनी है, जो वॉल बन चुके हैं उसको हमें झड़ानी है। सो जब ये प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा तब हमारे बॉडी से, वजाइना से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगी, उसी को हम बोलते हैं पीरियड्स और मेंसेस, ओके। इफ द oocyte is not fertilized within 24 hours, corpus luteum becomes inactive। corpus luteum बन जाएगा inactive, मतलब काम करना बंद कर देगा, and transfer into corpus albicans, मतलब corpus albicans ये बन जाएगा corpus luteum के बाद, जब प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और ड्यू टू दिस सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप्स कंप्लीटली, पूरी तरीके से बंद हो गया प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का निकलना। और जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो डीजनरेट, मतलब टूटना स्टार्ट हो जाएगी इन एब्सेंस ऑफ टू हॉर्मोन्स। टिश्यूज ऑफ डीजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू वजाइना, वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगी, ब्लीडिंग होगी। दिस इज accompanied with continuous bleeding, bleeding continuous approximately for 5 to 7 days। this is called menstruation, इसे क्या बोलते हैं, menstruation बोलेंगे, okay। unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeated every month। जब तक हमारे बॉडी में प्रेगनेंसी नहीं होगी तब तक हर मंथ में हमें पीरियड्स आएंगे।
If the embryo is implanted, repetition of the cycle temporarily stop till the parturition and thereafter period of breastfeeding. ओके तो जब हमें प्रेगनेंसी मतलब एक वुमन प्रेग्नेंट है तब तक हमारे बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी, बट जब प्रेग्नेंट हुई तब से लेकर 9 मंथ्स तक प्रेगनेंसी में पीरियड्स नहीं आएंगे, और जब पार्चुरेशन हो जाएगा, पार्चुरेशन मतलब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद भी कुछ मंथ्स तक जब फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, मिल्क दे रही है बच्चे को, तब तक नहीं, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ मंथ्स तक हमें पीरियड्स नहीं आएंगे। ठीक है। Menstrual cycle is a natural process and women experience severe pain during this period. देखो बहुत ऑलमोस्ट सारी फीमेल्स में मंथ के 5 to 6 डेज पीरियड्स होते हैं, उसमें से 3 से 4 दिन पेन होता है बॉडी में, और पीरियड्स आने के पहले भी कुछ हैवीनेस फील होती है। सो फॉर बॉयज आई एम सेइंग कि बी सेंसिटिव, मतलब कंपटीशन है लेकिन फीमेल का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ रहा है, स्पेशली दिस पेन। देखो उसको पीरियड के पहले भी थोड़ा थोड़ा पेन होता है, पीरियड में भी होता है, और बॉडी को रिकवर करने में भी टाइम लगता है। सो मंथ के सिर्फ 15 to 20 डेज अच्छे से मिलते हैं एक फीमेल को। ठीक है। Severe weakness is felt during heavy bleeding. Okay, there is higher possibility of infection too during this overall period, इसीलिए clean pads और disposable pads use करने चाहिए हमें। Due to all these reasons there is need of rest along with a special professional hygiene, इसीलिए इस पीरियड में हमें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन जो रेस्ट का हमारा इंटेंशन था उससे एक इम्प्योर इंटेंशन बनाया, जैसे कि यहाँ मत छूना, भगवान के पास मत जाना, ये सारे इम्प्योर इंटेंशन है, ऐसा कुछ नहीं था। पहले के ज़माने में फीमेल्स मंदिर में और किचन में ही ज़्यादा काम करती थी, इसीलिए इन दिनों में उनको रेस्ट करने के लिए ऐसे साइड में लेट देते थे। लेकिन आजकल उनके इंटेंशन गलत होते हैं, उससे हम माल प्रैक्टिस करते हैं, मतलब गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। वो एक बहुत नेचुरल और बहुत एक प्योर प्रोसेस है। ओके नाउ लास्ट पार्ट इज रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। Many couples cannot have children due to various in case of irregularity, menstrual cycle difficulty in oocyte production, obstacle in oviduct, difficulty in implantation in uterus, and many reasons are responsible. Okay, so couples में जब उनको चिल्ड्रन चाहिए लेकिन कुछ रीजन की वजह से उनको बच्चे नहीं हो रहे, जैसे कि वुमेन्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर मेल में। सो वुमेन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेग्युलर, डिफिकल्टी इन oocyte प्रोडक्शन, ओवम प्रोडक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ऑब्स्टेकल इन ओविडक्ट, ओविडक्ट में कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, इम्प्लांटेशन मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है लेकिन इम्प्लांटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, और मैनी अदर रीजंस। एब्सेंस ऑफ स्पर्म, अभी मेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि सीमन में मतलब सिक्रीशन में स्पर्म ही नहीं है, या फिर जो स्पर्म की मूवमेंट है वो बहुत स्लो है। एनोमेलीज इन स्पर्म्स आर द रीजन इन केस ऑफ मेल्स, मतलब और बहुत सारी एनोमलीज मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती है स्पर्म के इसमें, या नंबर कम हो, उसकी स्पीड कम हो, या फिर शेप इरेगुलर हो। ठीक है। सो इससे भी प्रॉब्लम्स आ सकती है प्रेगनेंसी में। सो दोनों से प्रॉब्लम हो सकती है, मेल से भी फीमेल से भी, अंडरस्टैंड। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज हम इसको भी ओवरकम कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को भी, जैसे कि IVF, सरोगेसी, sperm bank, the childless couple can have a child. Okay, so IVF क्या है और सरोगेसी क्या है? IVF ऐसी प्रोसेस है जहां पर ओवम और स्पर्म को बॉडी के बाहर, इन विट्रो मतलब बाहर, इन विवो मतलब अंदर, इन विट्रो बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करते हैं, फिर इसको टेक्निक्स के थ्रू
इम्प्लांट करते हैं यूट्रस में और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और बॉडी नॉर्मली ग्रो करती है बेबी को। इफ यूट्रस के इम्प्लांटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आईवीएफ करेंगे। अगर इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम है तो हम सरोगेसी और बाकी प्रोसेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे पढ़ते हैं, इन दिस टेक्निक fertilization is brought about in the test tube and embryo formed is implanted in the uterus इन अप्रोप्रिएट टाइम। मतलब बॉडी के बाहर एम्ब्रियो बना, उसको फर्टिलाइज किया एक प्रॉपर टाइम पर। आईवीएफ टेक्निक इज यूज्ड फॉर हैविंग चाइल्ड इन केस ऑफ दोज चाइल्डलेस कपल हु हैव प्रॉब्लम्स लाइक लेस स्पर्म काउंट, ऑब्स्टेकल इन यूट्रस एक्सेट्रा। सो ये कौन से प्रॉब्लम्स में हम आईवीएफ कर सकते हैं, जैसे कि स्पर्म काउंट कम है, ऑब्स्टेकल इन यूट्रस है। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम है तो हम आईवीएफ करेंगे भी, तो इम्प्लांटेशन करने के बाद तो वो गिर ही जाएगा ना बच्चा। सो आईवीएफ इस मतलब इस प्रॉब्लम में वर्क नहीं करता है। सो सरोगेसी, अब सरोगेसी पे आते हैं। Some women have problems in implantation of embryo in uterus. Such women can take the help of modern remedial techniques called as surrogacy. In this technique, oocyte is collected from the ovary of women having problem in implantation in uterus. This oocyte is fertilized in test tube with the help of sperm collected from the husband. The embryo formed from such fertilization is implanted in the uterus of other female. Such a woman in whose uterus and embryo is implanted is called as surrogate mother. Okay, so यहाँ पर भी IVF इन्वॉल्व है, मतलब स्पर्म एंड ओवम मेल और फीमेल से लेंगे, उससे IVF करेंगे और जो हमारा एम्ब्रियो है वो हम किसमें इम्प्लांट करेंगे, वो है हमारी सरोगेट मदर। इनमें हम इम्प्लांट करेंगे हमारा जो एम्ब्रियो बना है। अब स्पर्म बैंक, सीमेन बैंक, जैसे कि हमारे बहुत सारे बैंक्स होते हैं ना, वैसे स्पर्म बैंक होते हैं। इसमें क्या होता है, जो डोनर्स है काफी हेल्दी डोनर्स होते हैं, उनके स्पर्म्स लेते हैं। जो अनमैरिड वुमेन्स है वो इसे यूज कर सकती है। चाइल्डलेस कपल्स जिनके स्पर्म में प्रॉब्लम है वो इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन स्पर्म प्रोडक्शन एज मेंशन्ड अबव इन केस ऑफ मेनी मेन, सो एज टू हैव द चिल्ड्रन इन केस ऑफ सच कपल्स, न्यू concept of sperm bank has been introduced. This concept is similar to blood bank. Okay, semen ejaculated by the desired man is collected after their thorough physical and medical checkup and stored in the sperm bank. Okay, अब लास्ट पार्ट है, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा सा ही है। सो एज पर द विश ऑफ नीडफुल कपल, oocyte of ovum and concerned couple is fertilized by IVF technique using the semen and sperm bank. Resultant embryo is implanted in the uterus of the same woman. Name of the semen donor is strictly kept secret in as per the law. So जो नीडफुल कपल है उन वुमन का oocyte लेंगे और स्पर्म लेंगे, स्पर्म बैंक में से उन दोनों को आईवीएफ के थ्रू फर्टिलाइज करेंगे, एम्ब्रियो बनेगा और इम्प्लांटेशन करेंगे हम सेम फीमेल में, अगर उसके यूट्रस में प्रॉब्लम नहीं है तो। और अगर उसके यूट्रस में इम्प्लांटेशन की इशू हो रही है तो सरोगेसी। ओके, सो ट्विंस ये दो टाइप के हो सकते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब मोनो मीन्स एक ही जाइगोट से दो बच्चे बन गए, ठीक है। और डाइजाइगोटिक मीन्स मतलब दो एग थे, दो स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया तो दो बच्चे बन गए एक यूट्रस में, ठीक है। टू एम्ब्रियोज डेवलप साइमल्टेनियसली इन द सेम यूट्रस एंड दस टू ऑफस्प्रिंग्स आर डिलीवर्ड साइमल्टेनियसली। दो बच्चे बने, दो बच्चों की डिलीवरी हुई। सच ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड ट्विंस। जो दो बच्चे हैं बॉडी में उनको हम ट्विंस बोलेंगे, ठीक है, यूट्रस में। Many couples have twins. बहुत सारे कपल को ट्विंस होते हैं। There are two main types of twins, monozygotic and dizygotic. अब monozygotic twins means are formed from single embryo. बोला single embryo से बनेगा monozygotic twins during
early period of embryonic development, within 8 days of zygote formation, cells of the embryo divide into two groups. इसके जो सेल है वो किसी रीजन के वजह से टूट जाते हैं दो ग्रुप्स ऑफ सेल्स में, और ये इंडिविजुअली ग्रो करते हैं बॉडी में, इसके वजह से दो बच्चे बनते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट्स भी बन सकते हैं, ओके। दीज टू ग्रुप्स डेवलप एज टू सेपरेट एम्ब्रियोज एंड टू मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म्ड, ठीक है। दो बच्चे बने हमारी बॉडी में, यूट्रस में। सच ट्विंस आर जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है वो जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। ड्यू टू दिस, such twins are exactly similar in their appearance and their gender is also same, that is both will be either boy or girl, इनके gender भी same होंगे, okay, genetically similar है, gender भी same होंगे। अब in case of monozygotic twins, if the embryo cell, if the embryonic cell are divided into two groups 8 days after zygotic formation, there is high possibility of formation of conjoined twins, Siamese, okay। देखो, अगर ऐसा होता है कि एक एम्ब्रियो से दो बन गए लेकिन ये सेपरेट ही नहीं हुए अच्छे से, तो जॉइंट, कंजॉइंट मतलब किसी का हाथ जुड़े रहेंगे, किसी के हेड जुड़ा रहेगा, उसे बोलते हैं हम साइमेज ट्विंस। सच ट्विंस आर born with the same part of the body joined to each other, जॉइन होती है इनकी बॉडी, some organs are common in both, मतलब जुड़े रहेंगे ऑर्गन्स, तो ऐसे में हम सर्जरी करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। ओकेजनली इफ पॉसिबल तभी सर्जरी कर सकेंगे। ओकेजनली टू साइड्स आर रिलीज्ड, ओकेजनली मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल के बॉडी में दो ओवम रिलीज हुए ओवरी से, और बोथ उस साइड्स आर फर्टिलाइज्ड बाय टू स्पर्म्स। सो ऐसे केस में क्या होगा, दो ट्विंस बनेंगे और दो अलग अलग, मतलब उन जेनेटिकली डिफरेंट रहेंगे, और दो बॉय दो गर्ल या फिर बॉय और गर्ल भी हो सकते हैं। टू एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड फ्रॉम दोज टू zygotes and both of those embryo and separately implanted in the uterus, thus dizygotic twins are delivered after complete development. Such twins are genetically different and may be same or different, जेनेटिकली डिफरेंट भी डिफरेंट होते हैं और सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। देखो अपना लास्ट पार्ट है, छोटा सा पार्ट रीड कर लेते हैं। अ पर्सन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या होता है? अ पर्सन स्टेट ऑफ माइंड बीइंग फिजिकल, मेंटल, सोशल स्ट्रांगनेस इज कॉल्ड हेल्थ। हेल्थ सिर्फ फिजिकली नहीं होती, हेल्थ का डेफिनेशन है कि हम फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, सोशली स्ट्रांग हो, ठीक है, emotionally strong ho, okay। In our country this seems lack of awareness regarding reproductive health due to various reasons like social customs, traditions, illiteracy, shyness, especially there seems to be indifference towards the reproductive health of women। so बहुत सारे हमारे इंडिया में या फिर इश्यूज है, जैसे कि सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सो इन सब में इनको पता नहीं चलता है कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर कितना इफेक्ट हो रहा है हमारे। सो मेंटल देखो आजकल बहुत सारे पेरेंट्स में नहीं हो रहे हैं, पेरेंट्स नहीं बन पा रहे क्योंकि उनका फिजिकली तो फिट है, मेंटली उनको प्रॉब्लम है, नींद नहीं हो रही अच्छे से, स्ट्रेस 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 ऑलवेज। सो मेंटली जो इश्यूज होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर, ओके। अकेरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल is related with reproductive and overall health of women. Nowadays, women are working at par with man. Woman कर रही है काम कितना, मैन जितना। ड्यू टू दिस they have to stay outdoors for whole day. Bleeding occur during menstrual cycle. Due to this, private organs, genitals need to maintain clean time to time. Otherwise, problem regarding reproductive health may arise. Some problems regarding reproductive health may arise in men too. It essential to maintain cleanliness ऑफ देयर जेनाइटल्स। जेनाइटल्स मतलब जो अपने प्राइवेट पार्ट होते हैं उसको क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और फीमेल्स में ड्यूरिंग पीरियड्स उसको टाइम टू टाइम क्लीन रखना, इन 6 to 7 आवर्स पैड्स चेंज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर मेंस्ट्रुअल हेल्थ।
Okay, so last page here, among the various sexual diseases, this is very important, sexual diseases भी होती है, syphilis, gonorrhea occur in large scale. Both of the diseases are caused by bacteria. ये किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ठीक है. सेक्सुअल डिसीजेज है, सेक्सुअल डिसीज occurring of cancri patches on various parts of body including genitals, rash, fever, inflammation of joints, alopecia, etc. are the symptoms of syphilis. Syphilis के क्या क्या symptoms हैं? Genital rashes, fever, inflammation of joint, alopecia, and ये सारे symptoms हैं हमारे syphilis disease के. हाँ, एलोफेशिया का मीनिंग होता है हमारे जो हेयर्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं नॉर्मल जो ग्रो कर रहे हैं उससे, और फेस पर ऐसे ये हो जाते हैं, फेस से भी हमारे हेयर्स जाते हैं. ओके, पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन ऐसा भी होता है इस डिसीजेज में. ऊजिंग ऑफ पर्स थ्रू पेनिस एंड वजाइना, इन्फ्लामेशन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, एनस, थ्रोट, आईज, एक्सेट्रा सिम्टम्स ऑफ गनोरिया. ये गनोरिया के सिम्टम्स है सारे, और ये सिफालिस के थे ये सारे सिम्टम्स. ओके, ये कुछ हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है. हाँ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, मतलब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है इसलिए वो हमारे दो वाला एक्ट आया था, बट वो कोई फॉलो नहीं कर रहा है. लेकिन अभी ये 2011 की है, इतनी हमारी पॉपुलेशन है, कैन यू इमेजिन, इतनी हमारी पॉपुलेशन है, अभी भी बढ़ रही है. सो कंट्रोल करना हमारा ही काम है एज अ यंग स्टूडेंट्स. ओके, सो ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आपको अच्छा लगा हो शेयर करो, सब्सक्राइब करो विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज. अभी मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोज डालूंगी. ओके, सो थैंक यू सो मच.